नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 9 बज चुके हैं और 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम हाजिर अपना ये खास कार्यक्रम। तो 9 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बनने वाली है, या फिर कौन सी वो बड़ी खबर है जिसमें आज अपडेट है या फिर किसी मामले में सुनवाई है, तमाम खबर आप तक पहुंचाएंगे। 9 जगह से 9 खबरें, अलग अलग जगह से 9 रिपोर्टर के साथ लेकर आएंगे। सबसे पहले अपने संवाददाताओं को तारुफ आपसे करा देते हैं कि कौन कौन हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जल्दी से उनका तारुफ आपसे करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो संजीव राय पटना से हमारे साथ रहेंगे। पटना की हर हलचल पर संजीव राय की नजर है। नमित त्यागी दिल्ली से रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में आज फिर से मेयर को लेकर हंगामा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा शुभम पांडे मुंबई के हर हलचल से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से राज्यपाल कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके अलावा अभिषेक विजय जो है वो दिल्ली से हमारे साथ रहेंगे यहाँ पर, और राजीव तिवारी भी दिल्ली से रहेंगे। शेखर त्रिवेदी लखनऊ से उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे आपको। इसके अलावा अहमदाबाद से मेहुल झाला जो है वहां की हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और दीपांकर गुप्ता जम्मू से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वहां पर है। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत करें। इनके अलावा अजहान अंसारी जो है वो भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव रहेंगे। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर के साथ हम हाजिर हैं, और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। बात करेंगे सबसे पहले बिहार के सिवान से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि जहरीली शराब से मौत मामले में बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। ओपी थाना अध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी और 16 लोगों को अभी तक गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया जा चुका है। तो जहरीली शराब से मौत मामले में ये बड़ी खबर। बता दें आपको कि दरअसल ओपी थाना अध्यक्ष और चौकीदार जो है वो निलंबित कर दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। निलंबन वो प्रक्रिया है कि आप निलंबन कर दीजिए, उसके बाद में फिर इस खबर से जब लोग हट जाएंगे और फिर जो निलंबित होते हैं, जो सस्पेंड होते हैं, वो बहाल होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। लेकिन 16 लोग गिरफ्तार अभी तक इसमें बताए जा रहे हैं जहरीली शराब से। इससे पहले आपको याद होगा छपरा कांड हुआ, छपरा कांड के बाद अब ये सिवान कांड हुआ। तो जगह बदल जाती है, इलाका बदल जाता है, लेकिन खबरें वैसी ही सामने आती हैं कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान गई है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं तो जो अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। अरे 5 लोगों की मौत हुई है, इस पर हमारे रिकॉर्ड 5 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग इलाज में हैं। अरेस्टिंग 16 लोगों की अब तक हम लोगों ने हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए। और इधर जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। ऑल ओवर अपराध जो है वो बिहार में घटा है। सीमा इलाकों के एसपी का तबादला किया गया है और दूसरे राज्यों के मुकाबले अपराध में कमी आई है। मतलब अपराध हो रहे हैं, लेकिन हम जो आंकड़ेबाजी में उलझे हुए हैं वो यहाँ उलझे हुए हैं कि कम से कम अगर अपराध हो रहे हैं तो लेकिन अपराधों में कमी तो आई है। हमारे लिए यही काफी है कि बिहार में अपराधों की संख्या जो है वो कम हुई है। अगर लोग मरते हैं तो मर जाए, अगर कुछ भी मामला होता है तो होता रहे, लेकिन हमें बस खुशी इस बात से है कि जो अपराध के मामले थे उनमें बजाय इजाफा होने के बल्कि कमी आई है। तो दूसरे राज्यों के से वो तुलना करते हुए नजर आए कि दूसरे राज्यों के मुकाबले अपराध में कमी आई है। क्या कहा सुनिए आप। कार्रवाई जो है पुलिस ने की है, और जो आईजी हैं वो खुद भी वहाँ घटनास्थल पे उपस्थित हुए हैं, और इसको देखते हुए ही जो है आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले ही जो जितने एसपी वगैरह थे जो सीमा के इलाकों के जो हैं उनका तबादला भी किया गया है, ताकि ऐसी घटनाओं को जो है रोका जाए। जितना भी बिहार बॉर्डर पे तकरीबन जो भी एसपी रहे उनकी पोस्टिंग की गई ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। और साथ ही साथ एक बात तो मानना पड़ेगा कि ऑल ओवर अपराध में बिहार में अपराध जो है काफ़ी घटा है इन दिनों। अगर आप देखेंगे मुकाबले दूसरे राज्यों के तो काफ़ी जो है कमी आई है। देखिए और इस पर ज्यादा बातचीत लाएंगे, सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी संजीव को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जहरीली शराब कांड पर बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा कांड हो जाता है कि इतने बड़े कांड की सजा सिर्फ निलंबन काफी है? क्योंकि हमने और आपने भी अच्छी तरह से हम जानते हैं कि सस्पेंड जब किसी को किया जाता है, निलंबित किसी को किया जाता है, वो महज कुछ दिन की दिखावे के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद वो वापस आ जाते हैं और ड्यूटी अपनी करने लग जाते हैं। क्या ये कार्रवाई काफी है इतने लोगों की जान जाने के बाद? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी तक जो सरकारी मौत की 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। उसके साथ साथ इसमें 6 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जंग जूझ रहे हैं। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थाना प्रभारी का निलंबन ये कोई नई बात नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस शराब कांड में चाहे वो छपरा कांड हो, चाहे वो नवादा कांड हो, चाहे वो तमाम वो अन्य कांड हुए हैं, सैकड़ों लोग मौत के गाल में समा गए। लेकिन उसके बाद सरकार ये कह देती है कि कार्रवाई हो रही है, और इस पर हम देख रहे हैं जाहिर तौर पर जब भी शराब के मामले में मौत हुई है उसमें बस यही कार्रवाई होती है कि थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है, चौकीदार को निलंबित कर
किया जाता है, लेकिन इसके पीछे के जो बड़े माफिया है, बड़े शराब माफिया है, लेकिन इस पूरे मामले में एडीजी जेएस गंगवार ने साफ किया है कि ये कोलकाता से एथेनॉल मंगाया गया, वो भी जो बातें आ रही है कि सैनिटाइजर बनाने के लिए मंगाया गया था, उसको माफियाओं ने अपने घर में रखकर, जो जानकारी है, एक पूरा कह सकते हैं कि फिटकरी और स्पीड वहाँ पकड़े गए हैं, वहाँ कुछ डीआईजी और आईजी कैंप कर रहे हैं। तो आखिर ये कब तक होता रहेगा? देखिए छपरा में भी यही हाल हुआ, जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा, जब आंकड़े लंबे होते गए, उनकी कह सकते हैं कि जो लीस्ट से लंबी होती गई, तब उसके बाद आनंद थाना में पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन छापेमारी करता रहा। तो ऐसे में ये कह देना लेकिन सीमाओं पर जो है पुलिस लगाई जा रही है और इस पर छापेमारी हो रही है। नहीं, ये भी कह देना संजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये भी कह देना, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव को हमने सुना, वो साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर आप तुलना करेंगे तो दूसरे राज्यों के मुकाबले अपराध में कमी आई है। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि अपराध होते रहे लेकिन दूसरे राज्यों से कम रहे तो ठीक है सब कुछ? देखिए बिल्कुल ये सीधी सी बात है, अगर आप इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अगर जनता आपको वोट दे तो सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल बेहतर सुविधा चाहिए। और जाहिर तौर पर बिहार में अगर आपने शराबबंदी की है तो सरकार को 2016 के बाद बड़े लाख सख्ती बरती है। तो आखिर क्या कराना कि 6 सालों में उनका जिला प्रशासन, उनकी जो उत्पाद विभाग है, उनका जो पुलिस विभाग है, उनका जो खुफिया तंत्र है, इतने पैसे खर्च किए गए, आखिर क्यों ये शराब, ये जहरीली शराब रोक पा रही है? बिल्कुल चेकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मौत के गाल में कौन समा रहे हैं? ये बिहार के आप लोग है, ठीक है, शराबबंदी है, शराब पीना कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है। देखिए जो सांसद वहाँ की कविता सिंह, उन्होंने कहा कल कि हम लोग रोक रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं तो क्या करें? तो लोग पी रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जा सके, और इस पर समीक्षा की भी बात कई उनके ही लोगों ने कह दी है कि समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन देखिए अभी सरकार को करना है और इस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ाया गया और देखना होगा कि इसमें भी क्या कुछ होता है। हालांकि कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए संजीव आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए संजीव जो है आंकड़ा भी साझा कर रहे थे कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा देते हैं कि आखिर जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसमें। जब शराब बंद है तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो भी शराब अगर कोई बना रहा है, गलत उसका वितरण कर रहा है, तो ऐसे शराबों का सेवन न करें। इसलिए न करें कि वो अन्य पदार्थ जो जहरीले हैं उनको मिलाकर बनाया कर जा रहा है, इससे लोगों को नुकसान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी ने पहले ही आग्रह किया ऐसे लोग बातों का, ऐसे चीज़ों का सेवन न करें। तो जो करता है तो उसको तो बार बार समझाया जा रहा है, अगर नहीं मान रहा है तो आज देखिए कितना बड़ा और नुकसान उस परिवार को हुआ है। हमारे उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और पुनः आग्रह करेंगे कि अगर ऐसी चीज़ों का आप लोग जो बैन है उसको सेवन मत कीजिए ताकि आपको कोई नुकसान हो। देखिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रशासन है, गंभीरता से उस बात पर लगा हुआ है कि उन माफियाओं पर नकेल कसा जाए और नकेल कसा भी जा रहा है। खुलेआम अगर आप कोई बता दी कि खुलेआम यहाँ बिक्री हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा कोई बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे खुलेआम बिक्री हो रही है। अगर ऐसा है तो हम लोग पुनः कोशिश करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर की। आपको बता दें कि दिल्ली में आज एमसीडी की बैठक होने जा रही है। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। सुबह 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। दिल्ली में एमसीडी की आज अहम बैठक होने जा रही है। उस बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं एमसीडी की बैठक का एजेंडा भी जो है वो सामने आ गया है। मेयर चुनाव में सबसे पहले नंबर पर निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद एल्डरमैन को शपथ दिलाई जाएगी और फिर दूसरे नंबर पर मेयर का चुनाव होगा, तीसरे नंबर पर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। पिछली बार एल्डरमैन को सबसे पहले शपथ दिलाने के ऊपर हंगामा और विवाद एमसीडी सदन में बढ़ गया था। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय और बीजेपी के आशु ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं डिप्टी मेयर के तौर पर आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, आज आखिरकार वो दिन आ गया जब मेयर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, हो पाएगा चुनाव या फिर आज भी सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सब कुछ?
दोनों पार्टियों के जो बयान पहले से आ रहे हैं निदा, उसके मुताबिक तो लगता है कि आज मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग जो है वो हो सकती है और होगी भी, क्योंकि 6 जनवरी को जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग हो नहीं सकी थी, क्योंकि मनोनीत पार्षदों को लेकर जो बहस हुई थी, जो हंगामा हुआ था, उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एलजी को कई लेटर लिखे थे कि जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव कराया जाए। 4 डेट उन्होंने दी थी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी और आज 24 जनवरी। तो आज जो है वो डेट आई है और उम्मीद है कि आज चुनाव होगा। लेकिन ठीक उससे पहले अगर हम बात करें तो जो पूरा एजेंडा निकल कर आया है जो चुनाव की प्रक्रिया का, उसमें कहा गया है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी शपथ होगी और उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ की जाएगी, यानी कि एल्डरमैन की, जो कि एलजी की तरफ से 10 नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। लेकिन अगर हम कल बात करें तो जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उनकी तरफ से पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया गया और उसमें यह कहा गया कि पहले मनोनीत पार्षद की शपथ होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एमसीडी का जो पूरा एजेंडा निकल कर आया है और जो सत्य शर्मा का बयान है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या पहले मनोनीत पार्षद की शपथ होगी या फिर जो चुने हुए पार्षद है उनकी शपथ होती है। लेकिन मनोनीत पार्षदों की अगर होगी पहले शपथ, तो ये तो हंगामा फिर से बरकरार होगा, फिर से बरपेगा, क्योंकि लड़ाई ही इसी बात को लेकर शुरू हुई थी नमित। देखिए बिल्कुल, मनोनीत पार्षदों की शपथ अगर पहले होती है तो आम आदमी पार्टी फिर से इसकी आवाज उठाएगी, क्योंकि मुकेश गोयल जो कि आम आदमी पार्टी के सदन में नेता हैं सदन के अंदर एमसीडी के, उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। थोड़ा सा एक बार तस्वीर दिखा दूं निदा, क्योंकि यही वो मेन गेट है और पीछे मेरे पीछे सिविक सेंटर आप देख रहे हैं, जिसके 4थे फ्लोर पर आज सदन की बैठक होगी और वहीं पर ही मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग होगी। तीनों जो पद हैं, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी, तीनों के लिए अलग अलग रंग की जो मतों की पेटियां हैं वो बुलाई गई हैं, क्योंकि ये जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो भी लगातार निदा बना रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात पर बहस 6 जनवरी को हुई थी कि क्या मनोनीत पार्षद पहले शपथ लेंगे या फिर जो चुने हुए पार्षद हैं वो शपथ लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो कल आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एमसीडी का जो एजेंडा सामने आया उसमें तो यही कहा गया है कि पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को निदा। बिल्कुल ठीक है नमित, आप बने रहिए इस खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, नजर रखिए आप इस पूरी खबर पर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं भगत सिंह कोश्यारी की। बता दें आपको कि भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। दरअसल याद होगा आपको कि शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी और शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर के वो विवादों में आ गए थे। तो राज्यपाल कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो बड़ी खबर, तो भगत सिंह कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जो है वो जताई है और शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर के दरअसल वो विवादों में घिरे थे, जमकर विवाद हुआ था और अब ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चाहते हैं कि वो अब इस्तीफा दे दें, पद अपना छोड़ दें। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की है और बता दें आपको कि वो दरअसल अपनी इच्छा कल जाहिर कर चुके हैं कि वो अब इस पद पर नहीं बने रहना चाहते। तो शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी वो चेहरा है, वो नाम है जो हमेशा सुर्खियों में कभी न किसी वजह से, अपने बयानों की वजह से हमेशा से रहते हैं। और अब बात राजस्थान सरकार के मंत्री की। बता दें आपको कि राजस्थान सरकार के मंत्री का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। गहलोत सरकार के मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। जी हां, वन मंत्री है हेमाराम चौधरी, जिन्होंने गहलोत सरकार को जमकर घेरा और कहा कि पीएम मोदी जल्दी फैसला लेते हैं, कांग्रेस में फैसले नहीं होते, ऐसे में जीत मुश्किल है। तो राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। गहलोत सरकार के एक मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। आपको बता दें कि मंत्री हेमाराम ने कहा कि पीएम मोदी जल्दी फैसला लेते हैं, इसलिए जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है। पीएम मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री और कैबिनेट बदली और चुनाव जीत गए, और जबकि राजस्थान में कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है। मंत्री हेमाराम ने पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की, नए चेहरे लाने होंगे। और वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि गहलोत सरकार के फैसलों में देर नहीं है। तो वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा है यहां पर, और न सिर्फ घेरा बल्कि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी कर डाली और कहा कि पीएम मोदी जो है वो जल्द फैसला ले लेते हैं और यही वजह है कि जीत पे जीत जो है वो दर्ज किए चले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, कांग्रेस में फैसले लेने में बहुत देरी होती है। मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मिर्जा हैंग सब
और हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है। जन घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए वो 86% वादे हमने पूरे कर दिए और बीजेपी की सरकार ने उल्टा काम किया। इन्होंने ही नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज ही उनका सरदार जी का बयान छपा, इनके जो मिनिस्टर हैं, कि मैं तो कह रहा हूं कि इनको तेल के दाम कम कर देने चाहिए। बीजेपी के लोगों को बता दो तुम्हारी सरकार इतनी कमजोर हो गई कि क्यों नाटक कर रहे हो। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस आपने लगाया और इस वक्त क्रूड ऑयल आज खुद छपा है $81 प्रति बैरल पर है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, तब पेट्रोल डीजल 70 रुपए प्रति लीटर से नीचे बिक रहा था। आज इनके मंत्री कह रहे हैं हमने तो कंपनियों से कम मुनाफा नहीं कमाए। नाटक मत करो, देश को लूट लिया, आटे पर टैक्स लगा दिया और आटे के बाद। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चावला का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए लगातार गहलोत सरकार की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब की बार गहलोत सरकार के एक मंत्री पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उनका इशारा आखिर किसकी तरफ है, या फिर वो भी काला कमान से कुछ चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल हेमाराम चौधरी है जो कि सचिन पायलट गुट के हैं और ये हमेशा सचिन पायलट की तारीफ करते रहते हैं। राजस्थान में मौजूदा दौर में चुनावी साल है, तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी जो है कांग्रेस में ठीक नहीं है और अंतरकले का ये इशारा करती है। हेमाराम चौधरी ने इशारों में कहा कि बीजेपी की तारीफ की है, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा कि कुछ जल्दी फैसले लेते हैं, इसी वजह से उनकी सरकार रिपीट होती है, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनके विधायक बढ़ रहे हैं और उन्होंने गुजरात में भी कैबिनेट को बदल दिया, सीएम को बदल दिया और ऐसा फैसला राजस्थान में नहीं हो पाया। उन्होंने इशारे में ये भी कहा कि यहाँ पर युवाओं की जरूरत है, अगर युवाओं को लाने में देरी हो गई तो शायद बहुत देरी हो जाएगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सीधे सीधे तौर पर बस नाम नहीं लिया उन्होंने सचिन पायलट का, लेकिन सब कुछ कहे वो सचिन पायलट के फेवर में गए। बिल्कुल निदा, आपने ठीक कहा, सचिन पायलट के फेवर में ही कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर बदलाव हुआ तो राजस्थान में भी जो है बदलाव हो सकता है, यानी कि बदलाव यहाँ पर 5-5 साल का होता है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। अगर बदलाव हुआ, उनका इशारा ये कह रहा है, तो फिर से कांग्रेस रिपीट कर सकते, पर शर्त ये है कि बदलाव होना जरूरी है। तो ये लगातार जो है बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी से जीतना है बल्कि उनको अपने ही विधायक, अपने मंत्रियों से भी जीतना है। तो लड़ाई कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बीजेपी को तो हराना है, उसके साथ अपनों को भी हराना है, क्योंकि अपने भी उनके लगातार उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ हेमाराम चौधरी बल्कि इससे पहले राजेंद्र गुड़ा, वो लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, खुद कांग्रेस के मंत्री, और उनपे ही जो है वो आरोप लगा रहे हैं। सचिन पायलट जो है जग जाहिर है वो भी किस तरह से बुराई कर रहे हैं, पेपर लीक पर अपनी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कांग्रेस का निशाना साधते नजर आ रहे हैं और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए तो जो है सरकार रिपीट हो जाए, उसके साथ ही सत्ता परिवर्तन हो जाए, यानी कि बिल्कुल। ये जो तस्वीरें राजस्थान से सामने आ रही है और यही वजह भी है दीपक कि जब राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई आप भारत बाद में जोड़ना, पहले अपनी पार्टी जोड़ लीजिए। और देखिए लगातार कैसे टूटती हुई नजर आ रही है, अपने ही लोग कैसे मुखर होकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो सब कुछ बयां हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान सामने आया है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक और बयान की। बता दें आपको, सुभाष चंद्र बोस के नारे की तर्ज पर बयान दिया गया है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बयान है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर एक नया नारा दिया है। शास्त्री ने यह नया नारा राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में चल रहे राम कथा पाठ के दौरान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। हम घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर धाम ने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। चलिए आपको बताते हैं क्यों सुर्खियों में है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अंधविश्वास फैलाने के आरोप में नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर आरोप लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह दावा है कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। हनुमान जी की प्रेरणा से लोगों की समस्याओं को वो दूर करते हैं। ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर
सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे महानतम। और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करते मेरे सहयोगी अभिषेक विजय का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर से बागेश्वर धाम के बाबा का बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये खुले मंच से साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि तुम मेरा साथ दो और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज, माफ करना थोड़ा शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है, यही चीज अगर किसी और समुदाय की तरफ से आती है तो सीधा सीधा पीएफआई से कनेक्शन, और न जाने कितने मामलों में हमने ऐसा देखा है कि अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात किसी ने सोशल मीडिया पर भी एक लाइन लिख दी, उठा करके उसे जेल भेज दिया जाता है, न जाने कितने आरोपों में उसे अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब खुले मंच से भारत, हिंदुस्तान, जिसकी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके से महज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहे, कितना जायज है? अब देखिए निदा, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बातें कही हैं, ये सुन करके भी हास्यास्पद सा लगता है। क्योंकि देखिए, जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान वो देश है जो एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी यहाँ पे वास करते हैं। यही खूबसूरती है। 2 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, 4 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, रंग बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, पहनावे बदलते हैं, सारी चीजें बदलती हैं। ये खूबसूरती है हमारे देश की, और ऐसे लोगों को ये चीजें शायद समझ में नहीं आती हैं। और मुझे दुख इस बात का भी होता है कि सामने बैठे लोग इस पे तालियां कैसे बजाते हैं, क्योंकि एक 2 पंक्ति है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, तो वही सच्चाई है। रात इंदौरी की ये 2 पंक्तियां थी। तो अब देखिए, ऐसे बयान को उतना तवज्जो देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हिंदुस्तान को कोई भी अगर ये कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, कुछ और होगा, तो ये सब बेतुकी बातें हैं। ये देश जो है वो सिर्फ एक चीज से आगे बढ़ेगा, वो देश का संविधान है, और संविधान से ऊपर ना तो हम हैं और ना धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पहले सोचे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है। जहां एक गुलदस्ते में सारे फूल शामिल हों, वही परिकल्पना है, जहां पे हिंदू मुस्लिम एक साथ दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, सारी चीजें, सारे पर्व त्योहार मनाते हैं। तो ये बेतुकी सी बातें लगती हैं, हास्यास्पद लगता है। लेकिन इस तरीके से जब खुले मंच से ये बात कही जाती है, इस तरीके से जब हजारों लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही जाती है, और इसके बाद भी चाहे वो देखिए कोई भी मौलाना हो, कोई भी पंडित हो, कोई भी बाबा हो, या कोई भी मजार पे पीर साहब हो, कोई भी हो, अगर इस तरीके की बातें करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनके बयानों को तूल दे करके बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, चलाया जाता है, तो नहीं लगता कि इनके हौसले इसी बात से बुलंद होते हैं और ये कुछ भी कर जाते हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इनका मुंह बंद करना चाहिए। देखिए, दरअसल इस तरीके की बातें इस वजह से आ रही है क्योंकि वो खुद अभी जिस परिस्थिति में हैं, हर कोई जानता है कि उनके लिए ये बहुत मुश्किलों भरा वक्त है। तो ऐसे में कई बार जो होता है ननिदा, बचने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। उन्हें जो चुनौती मिली है, वो चुनौती को स्वीकार वो फिलहाल कितना करते हैं, ये देखना अहम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बीच आप ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं, क्योंकि देखिए निदा, होता क्या है ना कि कोई भी बात होता है उसका 2 पक्ष होता है, एक सपोर्ट करने वाले होते हैं, एक विरोध करने वाले होते हैं। लेकिन सच के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी बात होती है, और आज जो भी लोग हैं वो संविधान के साथ खड़े होंगे, ऐसी बातों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के जब कुछ नहीं बचता है तो हम सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा ले लेते हैं, धर्म की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर लेते हैं। चाहे हम यहाँ पर आतंकवाद का जिक्र कर लें, बड़े बड़े मौलाना मौलवियों का जिक्र कर लें, वो इस्लाम के नाम पे जिहाद को बीच में लेकर के आ जाते हैं। ऐसे अगर बाबाओं का काम कर लें तो वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बातें करके, मतलब धर्म की आड़ लेना सबसे आसान काम है आज इस देश में। बिल्कुल, जब आपके पास कुछ ना करने को हो तो धर्म का नाम लीजिए, आपके लिए सबसे सेफ गेम हो जाता है, वही स्थिति है। तो इसमें भले ही वो बोल जाएं, लेकिन इसका कोई परिणाम आगे चल करके नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये देश जो है, मैं जैसा बार बार कह रहा हूं, संविधान से चलेगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं ना धीरेन्द्र शास्त्री, कोई ऊपर नहीं है संविधान से, और ये देश सिर्फ उसी संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी है, उसी से आगे चलेगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बाल पुरस्कार विजेताओं के। दरअसल आज बाल पुरस्कार विजेताओं से बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर वो बात करेंगे। 11 बच्चों को 2023 का बाल पुरस्कार मिला है।
6 श्रेणियों में बच्चों को बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो अहम खबर और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर शाम 4 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 11 बच्चों को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया था। सरकार 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार देती है, जैसे इनोवेशन, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला संस्कृति और बहादुरी में असाधारण उपलब्धि के लिए बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस साल देश भर से 11 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल है। साल 2022 में 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। कला संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, शिक्षा और खेल के लिए बच्चे भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये एक क्लॉज है इसमें, और बच्चों की उम्र 5 से 18 साल होनी चाहिए। मेडल और प्रमाण पत्र के साथ 1 लाख नकद रुपया इसमें दिया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में भी लेने का मौका इन बच्चों को मिलेगा। तो साल 1996 में बाल पुरस्कार की शुरुआत की थी और 2018 में नाम बदलकर बाल शक्ति किया गया था। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी का। राजीव, जब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से विजेताओं को इस तरीके का पुरस्कार मिले और उनकी हौसला अफजाई की जाए, बाकी और बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश रहती है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग अपने आवास पर जो है 11 जो बच्चे हैं जो राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से जो सम्मानित हैं, इनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो इसके पहले भी प्रधानमंत्री देखिए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, खिलाड़ी हो या जिस भी क्षेत्र में जो बच्चे जो खिलाड़ी या जो बच्चे सामने आते हैं उनसे चर्चा करते रहे इसके पहले भी, और उसी क्रम में चर्चा करेंगे और एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि यह जो 11 बच्चे जो चयनित किए गए हैं, यह साधारण नहीं है, असाधारण काम करके जो है एक मुकाम हासिल करते हैं, एक पहचान बनाते हैं। इसीलिए इनको चयन करके लाया जाता है और जो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है और सम्मानित किया जाता है। तो देखा जाए तो आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री इनके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इनका हौसला अफजाई करेंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बाल पुरस्कार विजेताओं से आज बातचीत होगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज से यूपी दिवस मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस मनाया जाएगा। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में समारोह होगा और इस बार का यूपी दिवस का थीम निवेश और रोजगार है। यूपी के स्थापना दिवस पर यूपी दिवस मनाया जाता है। लखनऊ सहित सभी जिलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। तो अहम खबर और बड़ी खबर, और दरअसल आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है यूपी दिवस, ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहचाना जाता था और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश को अपना नाम मिला। यूपी दिवस मनाने का विचार पहले राज्यपाल राम नाईक को आया। लोगों को प्रदेश के इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिल सके, इसी वजह से यूपी दिवस मनाने का आयोजन जो था वो अब हर साल किया आना लगे। तो आज से यूपी दिवस मनाया जाएगा। लखनऊ के कई जगह पर कार्यक्रम के आयोजन है। यहाँ पर 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में समारोह बाकायदा रखा जाता है, आयोजन किया जाता है। इस बार का यूपी दिवस का थीम जो है वो निवेश और रोजगार है। तो यूपी के स्थापना दिवस पर यूपी दिवस जो है वो मनाया जाता है और लखनऊ के सहित सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। सभी जिलों में मनाया जाएगा कार्यक्रम के जरिए यूपी दिवस। तो आज से यानी 24 तारीख आज और 26 जनवरी तक यूपी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में समारोह का विशेष समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है और इस बार यूपी दिवस का जो थीम है वो निवेश और रोजगार, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें कैसे पैदा किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। लिहाजा इस बार थीम भी यूपी दिवस की यही रखी गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा का। नीरज, आज से यूपी दिवस की शुरुआत हो रही है और क्या क्या खास कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के अंदर? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज 10:30 बजे अवध शिल्प ग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी और तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद भी वहां रखा गया है। कई तरह की प्रदर्शनियां चलेंगी और 1950 की बात है जब यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था और जब
जो यहाँ पर राम नाईक थे, राज्यपाल थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की थी और तब से उत्तर प्रदेश दिवस लगातार मनाया जा रहा है। आज 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हों। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। दरअसल बाल पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है? मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट। अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, वो उड़ीसा से हैं। नमस्कार सर, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ पश्चिम बंगाल से, जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं। तो आज सुबह भी बताया था आपने। जी सर। तो मेरा नाम सुप्रिया है। मेरे मित्र का नाम जो विश्व भारती से ही हैं, उनका नाम सिद्धार्थ है। और इससे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा अभी मैंने इस बेटी को कहा तुमने वाइस चांसलर वाला तो सुबह ही मुझे बताया था। तो वहाँ तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन किसी से आधा सेकंड 1 सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था। भले 5 सेकंड था, लेकिन आपसे जुड़ रहा था। कोशिश करनी चाहिए जिससे मेरे उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे। धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा। और 5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले थे, वही एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। अच्छा नेताजी की वो कौन सी चीज़ है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे? मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूँगी। मैं उनसे सीखना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के, मतलब नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेज़ों से लड़ाई की। वैसे ही मैं चाहूँगी कि हमारे देश के सभी लोग, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, सभी एक साथ मिलजुल कर जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम लड़े। और एक और चीज़ सीखना चाहूँगी, सपना देखना। मैं 2015 से सपना देख रही हूँ और मैं 2015 से आपसे हर रोज़ नहीं, मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में। लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज आप जिस सेंट्रल हॉल में बैठे थे उसका कोई इतिहास पता है आपको? सेंट्रल हॉल क्या है? When I entered that hall, I got that goosebumps because that Constitution Assembly met in that hall. Being a law person from the law background, I had that opportunity to sit in that hall and see the whole surroundings, and it was a great experience for me, sir. आपको मालूम है आप जिस चेयर पे बैठे थे वहाँ देश के कोई न कोई महापुरुष बैठे थे जो संविधान बना के गए। उस जगह पे आज आप बैठे थे, फील कर रहे थे आप? जन्मदिन पहले भी आते थे, सदन में हम लोग जाते थे, फूल भी चढ़ाते थे, और जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनकी अगर कोई ऑडियो अवेलेबल है तो सुनने का भी मौका मिलता था। लेकिन एक 5-25 लोग हम चले जाते थे। उसमें से विचार आया कि देश भर से हर महीने किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया जाए। ये कल्पना, ये कार्यक्रम आपने सुना, फिर आप आए, आज मिले, क्या लगा आपको? सर मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, फिर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर।
सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण, उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। This is Aisha Rukshana from Tamil Nadu, and it was a dream come true to come to Delhi and meet such wonderful persons, and to pay homage to Subhash Chandra Bose was something that is very exciting, because from him I learned that we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero, and I must be like him, and I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. Thank you, sir. देखिए, मेरा आप सब नौजवानों से जरूर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा। वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से मिल रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की हम बात करेंगे। दरअसल इस बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुरेंद्रनगर में समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। यहाँ पर तो बीजेपी की गुजरात कार्यकारिणी समिति की बैठक आज सुरेंद्रनगर में होनी है। इसका दूसरा और आखिरी दिन है आज होने वाली इस बैठक में हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों वाली विधानसभा में रिकॉर्ड 156 सीटें जीतने के बाद पहली बैठक सुरेंद्रनगर में होने जा रही है। तो गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन पर मंथन होगा, चर्चा होगी। सुरेंद्रनगर में समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक का आज आखिरी और दूसरा दिन है। बढ़ते आगे, जम्मू नगरोटा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। बता दें आपको कि आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यात्रा के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 130वां दिन है। 8 बजे नगरोटा चेकपोस्ट से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर और अहम खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी और कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 3570 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य है। अब तक 3450 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 130वां दिन है। 10 राज्य 52 जिलों से ये यात्रा गुजर चुकी है कुछ राज्यों जिलों से, और 3 जनवरी को श्रीनगर में इस यात्रा का समापन होगा। तो आज राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कार्यक्रम है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 130वां दिन है और इसी यात्रा के बीच राहुल गांधी एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। देखना होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किस तरीके से वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो केंद्र सरकार पर जमकर गरजते हुए नजर आते हैं। वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हमेशा बताते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में है, वहां पर उन्होंने कुछ कश्मीरी पंडितों से भी बातचीत की है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे दीपांकर गुप्ता का, जो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जम्मू से। दीपांकर, आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी करने वाले हैं। कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे पहले ये अपडेट दीजिए। कल शाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जम्मू और उधमपुर के मिडल में जजर कोटली पड़ता है, वहां पर 1 बजे ये डॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही साथ इस समय
अगर हम आपको बताएं तो नगरोटा जम्मू से आगे आ चुके हैं, लगातार चल रहे हैं राहुल गांधी, और उन्हें उधमपुर में जहां पर हम खड़े हैं यहां पर आना है दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और तमाम हम आपको विजुअल दिखाते चले, सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अलर्ट कर दी है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि अपनी गाड़ियां रोड से हटा लें और आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की गई है, यानी कि जिस ट्रैक से राहुल गांधी को आना है वो पूरा क्लियर किया जा रहा है। हम आपको एक और बात बताएं, नगरोटा में अभी से थोड़ी देर में ये भी जानकारी मिली है कि जो एक्ट्रेस हैं उर्मिला मातोंडकर वो नगरोटा में ज्वाइन करेंगी भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी को। और जिस तरह से कल राहुल गांधी बरसे थे लगातार एलजी मनोज सिन्हा पे भी और कश्मीरी पंडितों का उन्होंने सपोर्ट किया था, यही नगरोटा में जहां पर इस समय वो पैदल चल रहे हैं, पास में जगती जो कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है वो पास में है। और ये भी संभव है कि नगरोटा में 4-5 किलोमीटर चलने के बाद वो शायद जगती जो टाउनशिप है जो कश्मीरी पंडितों की वहां पर भी जाए। और आज के बाद यानी कि जो कश्मीर है जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो पास आता जा रहा है, एक के बाद एक राहुल गांधी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सुबह 6-6:30 बजे ही जहाँ से उनको यात्रा शुरू करनी थी, हजारों उनके जो समर्थक थे वो वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। लद्दाख के भी कुछ लोग हमने देखे जो वहां पर पहुंचे थे और वो भी राहुल गांधी से मिले जब उन्होंने यात्रा शुरू की। ठीक है दीपांकर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं मौसम के बिगड़े मिजाज की। बता दें आपको कि उत्तर भारत में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज से एनसीआर में मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ सकता है। अगले 3 दिनों तक एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी के आसार है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी होगी। 27 जनवरी तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ठंड पहले से ही कहर बरपा रही है और ऐसे में राजधानी में अगले 3 दिन बादल और बूंदाबांदी का मौसम रहेगा। इस दौरान खासतौर पर सुबह और रात के समय हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे हवा में ठंडक का असर बना रहेगा, साथ ही प्रदूषण से भी राहत मिलने के आसार हैं। अगले 3 दिनों के बीच मौसम के बताने की कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा जाएगा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार की सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा छट गया और चमकदार सूरज निकल आया। दिन में भी तेज धूप निकली रही और इसके चलते दिन के अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। 24 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ेगा। तो मंगलवार से यानी कि आज से दिल्ली एनसीआर में मौसम बिगड़ने वाला है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी अजान अंसारी का। अजान, आप अभी बाहर हैं, फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसा मौसम इस वक्त दिल्ली का नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जैसे मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज 24 से लेकर 27 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं, तो आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश आज पड़ सकती है। साथ ही जब बारिश पड़ेगी तो दिल्ली वासियों को प्रदूषण से भी राहत मिल जाएगी और साथ ही जो दिल्ली वासी अब थोड़ा ठंड से उन्हें राहत मिलेगी, थोड़ी जब बारिश पड़ेगी तो ठंड भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो राजधानी दिल्ली में बारिश पड़ेगी और बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रह सकता है और अधिकतम 25 डिग्री आज रह सकता है। तो बादल छाए हुए हैं, राजधानी दिल्ली में बारिश पड़ने की पूरी संभावना है। निदा, ठीक है अजान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।